नमस्कार दोस्तों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पृथ्वी रक्षति रक्षता, प्रकृति या नेचर पृथ्वी उन्हीं की रक्षा करती है जो उनकी रक्षा करते हैं। इसी संदर्भ में, इसी सोच के साथ आज हम लोग अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। अर्बन फॉरेस्ट यूपीएससी मुख्य परीक्षा, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, दोनों परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। पर्यावरण जो यूपीएससी जीएस पेपर 3 में पर्यावरण वाला टॉपिक है और साथ ही साथ जीएस पेपर 4 पर्यावरणीय नैतिकता, इन दोनों में अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना को यूज करके यूपीएससी मुख्य परीक्षा में सवाल बना सकती है। प्रारंभिक परीक्षा में तो इसी प्रकार का एक सवाल आया भी है, आप देख भी सकते हैं विगत वर्षों में। देखिए, एक सवाल है जो यूपीएससी ने पूछा था, मियावाकी मेथड किससे संबंधित है, किस कारण से जानी जाती है, और इसमें 4 ऑप्शन था। इन सवाल का क्या उत्तर होगा इसको हम लोग अंत में देखेंगे। अगर आप लोग को पता हो तो इसका उत्तर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले आज देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये अभी न्यूज़ में क्यों है, नगर वन जिसको अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं वो क्या है, भारत के लिए किस प्रकार लाभदायी है, पेड़ कहाँ लगाए जा सकते हैं, सहायक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं, पर्यावरण संरक्षण पर कानून और अंततः निष्कर्ष, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये अभी चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम ने लॉन्च किया है एक प्लांटेशन ड्राइव अर्बन फॉरेस्ट में, जिसका नाम है कृष्ण कुंज। ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ ही इसको लेकर सक्रिय है, अर्बन फॉरेस्ट को लेकर झारखंड कहें, साथ ही साथ महाराष्ट्र का इलाका भी कहें, तो महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार तीनों की सक्रियता अर्बन फॉरेस्ट को लेकर काफ़ी अत्यधिक है। इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है और एक कारण यह होगा भी कि यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ काफ़ी अत्यधिक है। जैसे झारखंड में देखा जाए तो धनबाद वगैरह का जो इलाका है वहाँ पर औद्योगिक गतिविधि काफ़ी अधिक है। उस इलाके से जब आप गुजरेंगे और जब आप घर पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका चेहरा पूरा काला हो गया। वायु काफ़ी प्रदूषित है, वहाँ पर माइंस का इलाका है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना को वहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पुणे की अगर बात करूँ तो पुणे में वारजे अर्बन फॉरेस्ट का जो इलाका है वो एक तरह से रोल मॉडल है। 16.8 हेक्टेयर में वो एक बंजर भूमि था और अभी जब आप देखेंगे तो आपको वो काफ़ी हरियाली वाला इलाका दिखेगा। तो अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना है क्या। ठीक है, इतिहास पर जब जाएंगे तो फिर समझेंगे कि इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है, क्या विश्व में इसको लेकर कोई परियोजनाएं चल रही हैं, क्या भारत में इसको लेकर कोई परियोजना है, सभी मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कि अर्बन फॉरेस्ट है क्या, और है क्या से जानने से पहले ये जरूरी है कि अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, आपने देखा होगा कि शहरों पर दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शहरीकरण एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरा है। शहरीकरण साथ ही साथ बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। जैसे भूमि पर, जैसे जल पर, जैसे वायु पर, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं इस पर काफ़ी प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी इन सब का प्रयोग सबको करना है और जैसे जैसे सब कोई प्रयोग करने चाहेगा वो चीज़ें लिमिटेड है और लिमिटेड होने के कारण उस पर दबाव काफ़ी बढ़ जाएगा। पर्यावरण जो संतुलन है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। जैसे आपने देखा कि वैक्यूलर इमिशंस भी होते हैं, गाड़ियों से इमिशन, औद्योगिक गतिविधियों के कारण भी इमिशंस होते हैं, और साथ ही साथ इन सब के प्रभाव के कारण जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी निम्न स्तरीय हो चुकी है। अब बात ये उठती है कि किस प्रकार शहरीकरण और पर्यावरण, या फिर किस प्रकार शहरीकरण और जैव विविधता, इसके मध्य एक संतुलन स्थापित किया जाए, क्या करना पड़ेगा। तो उसका एक सबसे प्रमुख और सबसे आप समझ सकते हैं सटीक उपाय जो है वो क्या है, अर्बन फॉरेस्ट, नगर वन। तो नगर वन के माध्यम से क्या होगा, तो देखिए इसमें नगरों में हम वन लगाएंगे, नगरों में काफ़ी जंगलों को प्रोत्साहित करेंगे, जंगल लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, और उससे क्या होगा, आपको पता है पेड़ एक कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। तो ये एक कार्बन सिंक होते हैं। कार्बन सिंक का मतलब है
कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको ये अवशोषित करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, और इसको जैसे ही अवशोषित किया जाएगा तो पर्यावरण को बेहतर इसके माध्यम से बनाया जा सकता है, साथ ही साथ जैव विविधता को भी इसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। तो अर्बन फॉरेस्ट एक ऐसी संकल्पना है जो बढ़ता शहरीकरण है, बढ़ती जनसंख्या है, और साथ ही साथ पर्यावरण, इनके बीच एक संतुलन स्थापित कर सकता है। जैसे हम नगरों में ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को प्रमोट करेंगे। आप इसका एक काफ़ी मैनेज्ड सिटी का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा चंडीगढ़ का उदाहरण देखिए, काफ़ी बाग बगीचे हैं। जमशेदपुर का उदाहरण देखिए, बोकारो का उदाहरण देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से जो है वो शहरीकरण को भी बढ़ावा मिला है, और साथ ही साथ जैव विविधता और पर्यावरण के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण हेतु काफ़ी जो है वो फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया गया है। काफ़ी पेड़ पौधे बागीचे वहाँ पर लगाए गए हैं। तो इस प्रकार आप कुछ शहर हैं भारत में जिसको हम रोल मॉडल के रूप में ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम आते हैं कि शहरीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो उसको समझ लिया आपने। इतिहास के पहलुओं से समझ सकते हैं आप कि देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद से ही जैसे जैसे औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ती गईं, औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण का स्तर उच्च होता चला गया, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला गया। उसके बाद से ही जो ये फॉरेस्ट लगाने की जो प्रक्रिया है, जो पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया है, शहरी क्षेत्रों में भी इसको धीरे धीरे बढ़ावा मिलता चला गया। स्टार्टिंग में कुछ पेड़ लगाओ ऐसी संकल्पना आती थी, फिर उसको बढ़ावा दिया गया, अर्बन फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम तैयार हुआ, और फिर बाद में अंततः आप देखेंगे तो 21वीं सदी में आपको दिखेगा कि हम अर्बन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। विश्व में क्या इसको लेकर कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, तो विश्व में इसको लेकर है, जैसे सैन फ्रांसिस्को में भी ट्री कवर काफ़ी कम था, वृक्षावरण काफ़ी कम था, तो वहाँ पर भी अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना को बढ़ावा दिया गया है। वॉशिंगटन में भी बढ़ावा दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भी चूँकि मैक्सिमम चीज़ें वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड हैं, वहाँ पर भी अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया गया है। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे टाइडल बेसिन इन वॉशिंगटन डीसी, आप चेरी ब्लॉसम्स देख सकते हैं, और साथ ही साथ तिजुका फॉरेस्ट इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। भारत की अगर बात करें तो भारत में मैंने कुछ प्लान्ड सिटी के बारे में तो आपको वैसे भी बताया, ठीक है, कुछ प्लान्ड सिटी के बारे में वैसे भी बताया। लेकिन भारत में अगर अर्बन फॉरेस्ट की संकल्पना को देखें तो देखिए, ये आपका जो है वो वारजे अर्बन फॉरेस्ट है। वारजे अर्बन फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये पुणे में है, और यहाँ पर जो 16.8 हेक्टेयर लैंड था उसको क्या किया गया, उस पर काफ़ी वृक्षारोपण किए गए, और ये जो है काफ़ी हरियाली वाला क्षेत्र बन गया। एक बंजर भूमि से एक हरियाली वाले क्षेत्र में ये कन्वर्ट हो गया, और इसी को रोल मॉडल माना गया है। इसी को एक तरह से रोल मॉडल के रूप में भी स्वीकार किया गया है, मतलब इसी के अनुरूप चीज़ें विकसित करना है। अब भारत में अगर हम नगर वन योजना के बारे में समझें तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई, नगरों में वन लगाया जाए, इसकी सोच कब आई? तो इसकी सोच देखिए, हालांकि आई 2015 में, लेकिन 2020 में ये सक्रियता से सामने आपको दिखती है, जब जलवायु मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट आता है 5 जून 2020 को, और उस ट्वीट में कहा जाता है कि हम अर्बन फॉरेस्ट स्कीम लेकर आए हैं, और इस स्कीम के तहत हम 200 नगर वन, यानी 200 जगहों पर नगर वन विकसित करेंगे अगले 5 सालों में भारत में। और इससे जो हमारा गांव का ट्रेडिशन है, जो गांव की परंपरा है, वो शहरों में भी दिखेगी। गांव की परंपरा क्या है? गांव में आपने देखा होगा काफ़ी बाग बगीचे होते हैं, काफ़ी हरियाली होती है, तो उस ट्रेडिशन को हम अपने शहरों में भी लेकर आएंगे, ऐसा जलवायु मंत्रालय के द्वारा आपको ट्वीट में दिखेगा। तो भारत में अगर नगर वन स्कीम की बात करें या अर्बन फॉरेस्ट स्कीम की बात करें तो हालांकि इसकी शुरुआत 2015 में हुई, लेकिन इसको सक्रियता से अगर आप देखेंगे एक्टिवली जो है ये 2020 से प्रारंभ हुई, जिसमें 200 नगर वन को विकसित करने की बात की गई। और इन नगर वनों को किस प्रकार से विकसित किया जाएगा, मैंने आपको बताया, इसके लिए रोल मॉडल माना जाएगा किसको? वही वारजे अर्बन फॉरेस्ट को, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये भारत के लिए किस प्रकार उत्तरदायी, मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार लाभदायक है। ठीक है,
तो एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में क्या है, आपको पता है कि आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमने काफ़ी वृक्षों की कटाई की। हमारे दिल्ली में बहुत ही कम वृक्षारोपण किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए इस तरह से एक फॉग, ये स्थिति काफ़ी उत्पन्न हो जाती है दिवाली के बाद। तो ऐसा लगता है जैसे आप बाहर भी नहीं निकल सकते। ये डिग्रेड कर दिया गया, फॉरेस्ट को काफ़ी कटाई की गई आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए। जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं वहाँ से भी धुआं आता है। यहाँ पर दिल्ली एक चूँकि लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसके कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अर्बन हीट की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अर्बन फॉरेस्ट्री वाली संकल्पना को लेकर आएंगे तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे काफ़ी शारीरिक तौर पर भी लाभ होगा। जो वायु प्रदूषण का उच्च स्तर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली में, उस स्तर को भी कम किया जा सकेगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी। मानसिक समस्याएं, इस पर भी आपको काफ़ी निजात मिलेगा। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको कितना सुकून सा मिलता है, तो इससे भी आपको आराम मिलेगा दिल्ली में। ये दिल्ली एक केस स्टडी के रूप में हम देख रहे हैं, तो दिल्ली को बस एक उदाहरण स्वरूप हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे शारीरिक संबंधी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, वायु प्रदूषण का जो उच्च स्तर है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। पेड़ के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण भी कंट्रोल्ड होता है। ध्वनि प्रदूषण जैसे आप देखिए तो एक प्रोसेस है साउंड एटेन्यूएशन। साउंड एटेन्यूएशन के माध्यम से क्या होता है, जो पेड़ों की कैनोपी होती है, पेड़ों की कैनोपी, जैसे ये अगर पेड़ है तो आप समझ सकते हैं ये होता है ना चारों तरफ से फैला हुआ, जिसको कहते हैं कैनोपी। तो इस कैनोपी के माध्यम से क्या होता है कि जो साउंड आता है उस साउंड की इंटेंसिटी, साउंड की जो तीव्रता है उसको ये कैनोपी कम कर देता है। तो ध्वनि प्रदूषण से भी आराम मिलेगा। दिल्ली में जहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स हैं जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में आपको पता है ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी कम है। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी भी आता है, तो पानी का स्तर काफ़ी कम है। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी काफ़ी कम होता चला जा रहा है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री इस समस्या का भी निदान कर सकता है। इसके माध्यम से क्या है, जैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे तो रूट्स, जो जड़ें होती हैं, वो जो जल होता है उसको बहने से, उसको निरंतर बहने से रोकती है और वो जल जो है वो धीरे धीरे ज़मीन के भीतर चला जाता है। कैनोपी के माध्यम से भी हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उसमें भी वाटर स्टोर होता है और धीरे धीरे नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप देश की राजधानी दिल्ली में ही कर सकते हैं। तो अर्बन फॉरेस्ट्री से ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही फायदा है, भारत के विभिन्न जहाँ पर भी औद्योगिक गतिविधि काफ़ी ज़्यादा है, शहरीकरण का दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, उन सभी क्षेत्रों में इस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण मैंने यहाँ पर केवल दिल्ली का लिया है ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। जैव विविधता को भी बनाए रखा जा सकता है। तो ये सब बहुत सारे लाभ हैं जो अर्बन फॉरेस्ट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात है कि पेड़ कहाँ लगाए जा सकते हैं। तो पेड़ को आप कहाँ लगा सकते हैं, जैसे निजी संपत्तियों, मान लो फ्लैट्स है, अगर घर की ही बात करें तो घर के आपने मान लो बालकोनी में लगा दिया, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपकी कोई नीचे में ज़मीन है जो ऐसे ही बड़े शहरों की भी बात कर रहा हूँ, मान लो ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उसमें क्या कर दिया, साइड से वहाँ पर भी बाग बगीचे लगा दिए, फॉरेस्ट लगा दिया, पेड़ लगा दिए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सब जगहों पर तो लगाया ही जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के पास तो लगाएंगे तो काफ़ी उससे रिलीफ भी मिलेगा। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के पास भी इसको लगाया जा सकता है, पार्कों में लगाया जा सकता है, सड़कों के इर्द गिर्द अगल बगल में इसको लगाया जा सकता है। तो ये सब काफ़ी ऐसे जगह हैं। सरकारी संस्थान में तो इसको आने वाले समय में मैंडेटरी कर देना जाना चाहिए कि आप जो है सो फॉरेस्ट को बढ़ावा दीजिए। तो ये सब कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप पेड़ लगा सकते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, एक तो भारत SDG गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल हैं उसमें, तो भारत SDG गोल को प्राप्त करने के लिए काफ़ी सक्रिय है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो गोल नंबर 11 सस्टेनेबल सिटी की बात करता है, सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ की बात करता है, सतत शहर और सतत समुदाय की बात करता है, और गोल नंबर 13 जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। तो इन दोनों में अगर हमको लक्ष्य की प्राप्ति करना है, इन दोनों से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए अर्बन फॉरेस्ट एक साधन के रूप में है। साथ ही साथ
आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 याद होगा, COP 26 ग्लासगो में हुआ था। वहां पर भी प्रधानमंत्री ने पंचामृत का कॉन्सेप्ट रखा था, 5 टारगेट, जिसके माध्यम से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और साथ ही साथ जैव विविधता को बढ़ा सकते हैं। तो COP 26 में जो पंचामृत है, उस पंचामृत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हम अर्बन फॉरेस्ट्री का प्रयोग कर सकते हैं, अर्बन फॉरेस्ट या फिर नगर वन को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, लेकिन इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं, इन चुनौतियों को भी देखते हैं, फिर हम लोग कुछ संस्थाएं देख लेंगे। तो इनको लेकर चुनौतियां क्या क्या है, जैसे राजनीतिक उदासीनता, सरकारी इच्छा शक्ति। अब कोई सरकारें आई, उन्होंने ये पास किया कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट लगेगा, दूसरी सरकारें आई, वो बोली नहीं नहीं यहाँ नहीं लगेगा, उधर लगेगा। अब इसके कारण क्या है कि वो कहीं लग ही नहीं पाता, एक चीज़ तो ये है। दूसरा है कि वो केवल और केवल आर्थिक विकास पर बढ़ावा देती है, उनको लगता है कि तत्कालिक जो विकास होगा उससे उनको वोट मिलेगा। वो दीर्घकालिक विकास के बारे में नहीं सोचती हैं कि दीर्घकालिक विकास ये है कि पर्यावरण और साथ ही साथ शहरीकरण, इन दोनों को संतुलित किया जाए। वो तत्कालिक जो निदान खोजती है, तत्कालिक वोट बैंक की प्राप्ति के कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, वृक्षों की कटाई और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाओ, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वो दीर्घकालिक विकास नहीं सोचती है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा कारण है, जिस कारण से अर्बन फॉरेस्ट्री को उतना बढ़ावा नहीं दिया जा पाया है। साथ ही साथ इसकी देखभाल कौन करे, ये भी एक समस्या है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं विभिन्न जो दावेदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए। और देखभाल कौन करेगा, इसके लिए चाहे तो क्षेत्र में एक टीम गठित हो, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। अगर देखा जाए तो उपयुक्त वातावरण का न मिलना। अब क्या है कि मान लो कि मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई पौधा लगा दूँ, अब वो पौधा यहाँ के अनुरूप नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्षेत्र विशेष के हिसाब से ही वृक्षारोपण करना पड़ेगा। मुझे जानकारी ये मिलनी चाहिए कि किस जगह पर मैं जब प्लांटेशन करूँगा तो उससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं। शहरीकरण भी काफ़ी अव्यवस्थित तौर पर हुआ है। किसी किसी इलाके में आप देखेंगे तो इस तरीके से चीज़ों का बिखराव है, पूरा तरीके से बिल्कुल बिना मैनेज्ड, आप कह सकते हैं बिना प्रबंधन की सिटी है। तो उस जगह पे अर्बन फॉरेस्ट्री कैसे किया जाए, अर्बन फॉरेस्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक समस्या है। जागरूकता की कमी, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को तो लगता है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगार प्राप्त करने के लिए वृक्षों की कटाई करो, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाओ, यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ। तो जागरूकता की कमी है, क्योंकि वो अल्पकालिक विकास लोग देखते हैं, दीर्घकालिक विकास पर ध्यान नहीं है। बजट, हालांकि काम्पा के माध्यम से फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, लेकिन वो पैसा भी उतना उतना अमाउंट में नहीं है, वो पैसा भी इतना नहीं है जिससे अर्बन फॉरेस्ट को भारत जैसे देश में काफ़ी विस्तृत पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। इसको लेकर हालांकि राज्य स्तर पर काफ़ी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी जलवायु मंत्रालय इसको लेकर काम करता है। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें और साथ ही साथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं उनकी भूमिकाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वही जो है वो ग्राउंड लेवल पर इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए प्रबंधन कर सकती हैं। गैर सरकारी संस्थाओं को भी इसमें बढ़ावा दिया जाए, NGOs को इसमें बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी CSR के माध्यम से इसमें जो है वो रोल निभा सकते हैं। निजी व्यक्ति का भी रोल है, वो भी अपने घर के आसपास इसको बढ़ावा दे सकता है। तो सभी, एक इंडिविजुअल से लेकर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ तक सभी कोई को एक साथ मिलकर आना होगा, तभी जो है इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं अर्बन फॉरेस्ट को। अब पर्यावरण संरक्षण को लेकर कानून भी है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय वन नीति 1988। इस तीनों कानून का क्रक्स क्या है, एक तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण हेतु 1986 वाला कानून लाया गया था, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। जिससे आपको पता है कि अगर फॉरेस्ट होगा तो वो एक कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति भी लाई गई, वन संरक्षण अधिनियम भी लाया गया। और ये जो कानून है, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे SDG गोल्स हैं उसकी प्राप्ति में मदद मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आज हम लोगों ने सीखी। अब अगर हम देखें तो पहला जो हम लोगों ने सवाल देखा था, उस सवाल का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मियावाकी मेथड जो है, ये नाम है, हालांकि मियावाकी किनका नाम है, जापान के एक बॉटनिस्ट थे, उनका नाम है।
और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अर्बन इलाकों में हम लोगों को फॉरेस्ट, मिनी फॉरेस्ट लगाना चाहिए, जिससे जो शहरीकरण का दबाव है वो भी कम होगा और साथ ही साथ पर्यावरण और जैव विविधता को भी इससे फायदा मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप देख रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट से ही जुड़ा हुआ ये थोड़ा सा मामला है। थैंक यू वेरी मच।